दोस्तों, भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक ऐसा देश जो भारत पर अपनी जान छिड़कता है, भारत को अपना प्राकृतिक मित्र मानता है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई देश उनके लिए है तो वो है भारत। इजरायल हमेशा से ही भारत का साथ देते आया है, चाहे 1962 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 1999 का युद्ध हो। यहाँ तक कि जब भारत ने पोखरण में 1998 में परमाणु परीक्षण किया था तो पूरी दुनिया भारत के विरोध में आ गई थी। दुनिया का कहना था कि भारत कैसे परमाणु परीक्षण कर सकता है, लेकिन इजरायल का कहना था कि जब बाकी के और देश परमाणु परीक्षण कर सकते हैं तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए परमाणु परीक्षण क्यों नहीं कर सकता। अमेरिका के विरोध के बावजूद भी इजरायल ने भारत का साथ दिया था। इसमें फ्रांस और रूस के बाद इजरायल एक ऐसा देश था जिसने भारत के परमाणु परीक्षण के ऊपर खुलकर समर्थन किया था। और हम आगे देखें, जैसे कश्मीर के मुद्दे पर भी इजरायल भारत का हमेशा साथ देते आया है, भारत के साथ हमेशा डटकर खड़ा होता है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दिल्ली में आकर कहा था कि जब पीएम मोदी इजरायल की यात्रा पर जाने वाले थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत के साथ संबंधों को लेकर ना तो उन्हें कोई संकोच है, ना ही उन्हें कोई शर्मिंदगी है। भारत की दोस्ती स्वागत करने योग्य है। दोस्तों, इसके विपरीत भारत ने इजरायल को एक साम्राज्यवादी देश कहकर हमेशा से ही उसका विरोध किया है। कई बार, बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने इजरायल का विरोध किया है, अरब राष्ट्रों का समर्थन किया है, फिलिस्तीन का समर्थन किया है। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। भारत ने इजरायल को अपना एक सच्चा दोस्त स्वीकार कर लिया है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे खुफिया जानकारी का मामला हो, चाहे दोनों देशों के बीच हथियारों के निर्यात का मामला हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो। भारत और इजरायल आज एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत और इजरायल की शुरुआत से लेकर अब तक के संबंधों के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भारत आजाद हुआ था 1947 में। यह वह दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो जाने के पश्चात 1945 से लेकर 1950 तक एशिया और अफ्रीका के देश जो गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे वो आज़ादी हासिल कर रहे थे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ बन चुका था। उसके तहत बहुत सारे देशों को आज़ादी दी जा रही थी और इसी के साथ 1948 में भी इजरायल को फिलिस्तीन की धरती पर बसाया गया। एक तरीके से तो यह मानना था कि इजरायल को जो फिलिस्तीन की धरती पर बसाया गया था, यह एक तरीके से ताकत के बल पर बसाया गया था, क्योंकि यहाँ पर इजरायल नाम का कोई देश नहीं था, इसे फिलिस्तीन की धरती पर बसाया गया था। तो इसे माना गया कि यह पश्चिमी ताकत का परिणाम है या साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का परिणाम है। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि जो इजरायल का पड़ोसी देश था इजिप्ट, मिस्र, उसने इजरायल का विरोध किया। अब भारत और इजरायल एक तरीके से घनिष्ठ संबंध रखते थे, मित्रता रखते थे, क्योंकि भारत, इजरायल, युगोस्लाविया और इंडोनेशिया ने मिलकर गुटनिरपेक्षता या कहें कि नॉन अलायंस मूवमेंट का साथ दिया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 1961 में। उसमें मिस्र भी भारत का साथी था। युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और भारत के नेहरू ने मिलकर कई सारे देशों को मिलाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होने के बारे में एक आंदोलन चलाया था और उस मूवमेंट में इन्होंने साथ दिया था, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। दोस्तों, कभी किसी दूसरे वीडियो में हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम इतना समझ लेते हैं कि उस समय मिस्र भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र देश था। तो जब मिस्र ने इजरायल का विरोध किया तो भारत ने भी इजरायल का विरोध किया, क्योंकि भारत का मानना था कि यह एक साम्राज्यवाद का प्रतीक है। अब दोस्तों, इजरायल जो है, फिलिस्तीन जो है, अरब राष्ट्रवाद का प्रतीक था, जबकि इजरायल पश्चिमी ताकत का प्रतीक था। किसी भी ऐसे देश के समर्थन के पक्ष में कभी नहीं आया जो ताकत के बल पर बसाया गया हो या फिर किसी दूसरे देश पर कब्जा करके बसाया गया है। तो भारत शुरुआत से ही इजरायल के विरोध में था, फिलिस्तीन के पक्ष में था और अरब राष्ट्रवाद के समर्थन में था, क्योंकि बहुत सारे जो अरब राष्ट्रवाद में जो मुस्लिम देश थे, जो भारत में भी काफी लोग मुस्लिम जनसंख्या वाले थे, भारत कभी नहीं चाहता था कि मुस्लिमों का विरोध उनको झेलना पड़े, भारत की जनता को झेलना पड़े, भारत के मुस्लिमों को झेलना पड़े। इसके विपरीत इजरायल ने भारत का हमेशा से ही साथ दिया, चाहे 1962 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 1999 का युद्ध हो, जबकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया था, जबकि इजरायल अमेरिकी गुट का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश था। दोस्तों, इजरायल ने कहा कि कश्मीर या पीओके अक्साई चीन भारत का एक अभिन्न अंग है, जबकि भारत ने अरब कंट्रियों को अपना समर्थन दिया था। अरब कंट्रियों ने भारत के साथ हमेशा ही बगावत की है, उन्होंने पाकिस्तान का हमेशा कश्मीर मुद्दे पर साथ दिया है। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत फिर भी इजरायल ने भारत का लगातार साथ दिया है। अब दोस्तों क्या हुआ, तारीख आती है जैसे 1971 में जब भारत और
पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो भारत और रशिया के बीच एक मैत्रीपूर्ण और एक शांति समझौता हुआ, जिसके तहत भारत, इजराइल और अमेरिका को लगने लगा कि भारत अब सोवियत संघ की गोद में चला गया है, जिसकी वजह से भारत और इजराइल के संबंधों में काफी खटास आ गई थी, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं रूस के पक्ष में हो चला था और इजराइल तो पहले से ही अमेरिका के एक गुट में शामिल था। कहने को तो भारत एक गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत रूस के पक्ष में होता जा रहा था। इसके बाद भारत और इजराइल के संबंधों में धीरे धीरे और दूरी बढ़ती गई, पहले से तो दूरियां थी ही और दूरी बढ़ती। अब दोस्तों साल आता है 1978। 1978 में क्या हुआ, अरब राष्ट्रवाद का विखंडन हो गया। ये जो अरब राष्ट्रवाद अपने इस्लामिक कंट्रियों की वजह से जाना जाता था, इसमें से एक देश था मिस्र और अमेरिका के बीच में एक कैंप डेविड समझौता हुआ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर की अध्यक्षता में हुआ था। उसमें इजराइल के प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति दोनों के हस्ताक्षर हुए। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री थे मेनाचेम बेगिन और मिस्र के राष्ट्रपति थे अनवर सादात। इन्होंने जिमी कार्टर की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए, जिसके तहत इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी 1978 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था और इस शीत युद्ध के माहौल में मित्रता स्थापित करना, पहली बार ये मिस्र एक ऐसा पहला देश था जिसने अमेरिका के साथ मैत्री की संधि करी थी, इजराइल के साथ मैत्री की संधि करी थी, जिसके तहत इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। दोस्तों इसके विपरीत भारत क्या कर रहा था, भारत जो अरब कंट्रियों के देश थे, जैसे सीरिया था, इराक था, लीबिया था, बहुत सारे, जैसे ईरान था, बहुत सारे देशों के साथ, सऊदी अरब, जॉर्डन था, बहुत सारे देशों के साथ मित्रता की संधि करते जा रहा था, जबकि इजराइल इन सब देशों को अपना दुश्मन मानता जा रहा था। दोस्तों यरूशलेम विवाद और भारत के विचारों के बारे में देखें तो 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कहा कि एक जो देश है वो फिलिस्तीन के नाम से जाना जाएगा, दूसरा देश है जो इजराइल के नाम से जाना जाएगा। जो फिलिस्तीन की जो मुक्ति संघर्ष की जो सेना थी, उन्होंने भी 1993 में ओस्लो समझौते के तहत द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। उस सिद्धांत के तहत क्या किया गया, जो पश्चिमी जो यरूशलेम था वो तो इजराइल को दिया गया और पूर्वी यरूशलेम था वो फिलिस्तीन को दिया गया, और इधर जो पश्चिमी जो भूमध्य सागर के तट पर गाजा पट्टी थी वो फिलिस्तीन को दी गई। तो बीच का जो ये भाग था वो इजराइल को दिया गया और ये भाग फिलिस्तीन को दिया गया। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि पूरा ही जो वेस्ट बैंक था, यरूशलेम था, उसमें अपना एक दूतावास खोलने पर विचार किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पूरा यरूशलेम ही इजराइल का है, जिसके तहत भारत ने इजराइल के विरोध में यह पक्ष दिया था, अमेरिका के विरोध में अपना पक्ष रखा था। जबकि भारत का मानना था कि द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के तहत ही इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आता है साल 1991 में। साल 1991 में दोस्तों क्या हुआ, 1991 में एक बहुत महत्वपूर्ण साल माना जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसमें क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, रशिया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, यूएसएसआर टूटने के बाद यूएसएसआर का बिखरा हो गया, यूएसएसआर कमजोर पड़ गया। भारत यूएसएसआर की गोद में जैसे बैठा हुआ ही था, तो अमेरिका ने तो यहां तक कहा था कि भारत के ऊपर से जैसे एक पिता का साया उठ गया है। उसी के तहत क्या हुआ कि जैसे भारत अकेला सा पड़ गया था, अकेला पड़ने के बाद जैसे हथियारों का जो आयात करता था वो यूएसएसआर से कर गया था। अब टूटने के बाद तो रशिया पूरा ही कमजोर पड़ गया था। रशिया भी लगातार उसके बाद इजराइल और जो अरब कंट्री थी उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। अब दुनिया में एक ही महाशक्ति रह गई थी, वो थी अमेरिका। अब भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए, इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए। तो साल आता है 1992। 1992 में भारत ने इजराइल की ओर देखा हथियारों के आयात के लिए, क्योंकि इजराइल उस समय भी आधुनिक हथियारों का निर्माता माना जाता था, निर्यातक माना जाता था। तो भारत ने क्या किया कि हथियारों की आयात के लिए या इजराइल से अच्छे संबंध बनाने के लिए 1992 में इजराइल में अपना दूतावास खोला। उस समय जो भारत की सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनकी सरकार में ये पहल सबसे पहले की गई और इसी के साथ भारत और इजराइल के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, एक नए आयाम की शुरुआत हुई, संबंधों में एक नया रूप प्रदान किया गया। अब दोस्तों इसी के तहत क्या हुआ कि भारत ने जैसे 1999 में जब युद्ध हुआ, तो भारत ने 1997 से लेकर 2000 तक
500 मिलियन के रक्षा हथियार खरीद लिए थे, $500 मिलियन के ये इजराइल से रक्षा के क्षेत्र में हथियार खरीद लिए थे। जैसे 1999 में बोफोर्स तोप भारत के बहुत काम आई थी। उस बोफोर्स तोप की मदद से ही भारत ने जैसे पहाड़ी इलाके थे उनमें पाकिस्तान को खदेड़ने में महारत हासिल की थी, जिसकी वजह से ही 99 का युद्ध हम जीत पाए थे। तो हम देखें कि भारत इजराइल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इजराइल की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है और इजराइल को चाहिए थे अपने आधुनिक हथियारों का निर्यात करने के लिए कोई ऐसा देश चाहिए था जो उसका भागीदार बन सके, क्योंकि जो इजराइल के आसपास के क्षेत्र हैं वो तो अरब कंट्रियों के देश हैं, इस्लामिक कंट्री हैं जो इजराइल के दुश्मन है, चारों तरफ से ही इजराइल के दुश्मन माने जाते हैं। तो इजराइल को भी एक ऐसा देश एशिया में चाहिए था जो उसका रणनीतिक रूप से और रक्षा क्षेत्र के रूप में, खुफिया जानकारी के रूप में उसका साझेदार बन सके। तो भारत ही उसे एक अच्छा सहयोगी देश दिखाई पड़ता था, क्योंकि भारत की जो स्पष्टवादिता थी, भारत की जो साफ सुथरी छवि थी, जो इजराइल को बहुत पसंद आती थी। लेकिन दोस्तों इजराइल चाइना के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान चाइना में एक घटना घटी जिसे तियानमेन चौक की घटना के नाम से जाना जाता है। वहां के जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे उन्होंने तियानमेन चौक में वहां की सरकार के विरुद्ध अत्याचारों से त्रस्त आकर जो वहां की सरकार थी उसके विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो उसके आंदोलन के नेता थे उसको मरवा दिया, उसके विरोध में उसको मरवा दिया और उसके साथ ही वहां पर टैंकों और हथियार से बहुत सारा अत्याचार इनके ऊपर किया गया और उस समय हजारों स्टूडेंट्स की मौत हो गई और मौत होने के साथ साथ यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इसी के साथ साथ ही पश्चिमी देशों ने चीन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि इसको कोई भी हथियारों का निर्यात नहीं कर सकता। इसके बाद इजराइल के लिए भारत जरूरी हो गया था कि भारत को हथियारों का निर्यात इजराइल कर सके और भारत के साथ अच्छे संबंध बना सके, क्योंकि चाइना से तो इजराइल का कनेक्शन पूरी तरीके से ही टूट गया था। उधर हम दूसरी तरफ देखें कि अरब राष्ट्रों ने कभी भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं दिया, तो भारत भी क्यों अरब राष्ट्रों का समर्थन करे। उसने भी भारत ने भी इजराइल को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया, जबकि इजराइल ने भारत का हमेशा से ही कश्मीर मुद्दे पर साथ दिया था। जो हमारे देश के लिए उचित है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे देश के लिए अनुचित है वो हमारे देश के लिए कोई मायने नहीं रखता। हम अपने हितों की रक्षा हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे इजराइल के लिए भारत जरूरी हो गया, तो उसी तरीके से जैसे यूएसएसआर के टूटने के बाद भारत के लिए इजराइल और अमेरिका जरूरी हो गए थे, इसी तरीके से दोनों के बीच काफी निकटता सामने आई। अब दौर स्टार्ट होता है यहाँ से एक दूसरे के बीच यात्राओं का, एक दूसरे के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का। अब यात्रा हम देखें कि सबसे पहले जो इजराइल के राष्ट्रपति थे 1997 में जो इजराइल के राष्ट्रपति थे वीजमैन, उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की। उसके बाद 2003 में जो इजराइल के राष्ट्रपति थे एरियल शैरोन, उन्होंने भारत की यात्रा की। अब हम भारत की तरफ से देखें तो भारत की तरफ से किन्होंने सबसे पहले यात्रा की। सबसे पहले देखें कि सबसे पहले सन 2000 में भारत के विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह, उन्होंने सबसे पहले इजराइल की यात्रा की थी। उसके बाद सन 2012 में एस.एन. कृष्णा भारत के विदेश मंत्री, जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। इजराइल ने उस समय कहा था कि भारत इजराइल का एक प्राकृतिक मित्र देश है। उसके बाद जब एनडीए की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने 2015 में इजराइल की यात्रा की थी। इस समय इस तरीके से भारत के जो पहले जो राष्ट्राध्यक्ष थे उस समय 2015 में इजराइल की यात्रा पर गए थे। उसके बाद दोस्तों आती है 2017 में मोदी जी पहली बार इजराइल की यात्रा पर गए 2017 में। तो 2017 में बहुत सारे समझौते किए गए रक्षा क्षेत्र में, खुफिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या आधुनिक हथियारों को निर्यात के क्षेत्र में बहुत सारे समझौते किए गए और 2017 से भारत और इजराइल के मजबूत संबंधों की स्थापना की। एक तरीके से भारत ने खुले तौर पर इजराइल को अपना एक सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र मान लिया था। इस प्रकार दोस्तों समय का बदलाव हो या समय की मांग हो या अपने अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने की चाहत हो, उसी के तहत भारत और इजराइल के बीच आज घनिष्ठ संबंधों की स्थापना हो चुकी है। और ऐसी स्थापना हो चुकी है कि भारत और इजराइल एक दूसरे के ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, एक दूसरे को अपना एक सच्चा दोस्त और वफादार दोस्त मानते हैं। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।